नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम कक्षा 12 की NCERT में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक को पूरा करने वाले हैं। उसके आज अंतिम बिंदु पर बात करेंगे वायु परिवहन, संचार व पाइपलाइन। हमारे लगभग सभी पाठ पूरे हो चुके हैं, ये एक बिंदु रह चुका है परिवहन में। तो आज वायु परिवहन, संचार और पाइपलाइन तीनों पर एक साथ बात करेंगे। छोटे छोटे बिंदु है। वायु परिवहन सबसे तीव्रतम साधन, दूसरा किसी भी दुर्गम स्थान को इससे आसानी से पार किया जा सकता है, सर्वाधिक महंगा साधन भी है और इसके लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीक की आवश्यकता जो है वो होती है। दूसरा बिंदु संचार है। संचार यानी कम्युनिकेशन। जिस प्रकार परिवहन जो है वो व्यक्ति और वस्तुओं को लेकर जाता है, उसी प्रकार संचार सूचना, डाटा और संदेश या विचारों का आदान प्रदान करता है। दो प्रकार का संचार है, व्यक्तिगत और जनसंचार। हम इंटरनेट या उपग्रह संचार पर भी बात करेंगे। एक बिंदु पाइपलाइन है जो स्थल परिवहन के अंतर्गत ही आता है। इसमें हम बिग इंच, तापी या कुछ 3-4 प्रमुख जो पाइपलाइन है उन पर बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वायु परिवहन पर और इसकी क्या विशेषता है। हमारे पेपर में विशेषता ही पूछी जाएंगी। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, और हम इसकी विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। और विशेषताओं में पहली विशेषता है कि यह परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। परिवहन का सबसे तेज साधन है। दूसरा, सबसे महंगा साधन है। तीसरी विशेषता, समय की बचत अत्यधिक होती है इससे। चौथी विशेषता, किसी दुर्गम स्थान को जैसे कि मरुस्थल, पर्वत, बर्फीले क्षेत्र आदि इससे आसानी से पार किए जा सकते हैं। नंबर 5, प्राकृतिक आपदाओं के समय आपके सामान पहुंचाने या आवश्यक सामग्री पहुंचाने में अत्यधिक प्रयोग में लाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अब इसकी विशेषताओं के साथ इसके साथ ही दुनिया का कोई भी स्थान आपसे 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं रहा है। कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं रहा है। इसके बाद ब्रिटेन में सबसे अधिक उपयोगी है और ब्रिटेन और यूएसए में, और दुनिया में लगभग 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस है, यानी जो वायुयान की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। ऐसी विश्व में 250 से अधिक वायु जो एयरलाइंस है वो स्थित है। दूसरा, हम ध्यान रखेंगे कि विश्व के कुल वायु मार्गों का, विश्व में जितने भी वायु मार्ग हैं उनका 60% यूएसए उपयोग करता है। विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% कौन उपयोग करता है? यूएसए। और ज्यादातर आपको वायुयान पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही सघन देखने को मिलेंगे। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही आपको सघन देखने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, इसके अलावा
शिकागो आदि प्रमुख नोड या बिंदु है। हम नोड पर पहले बात करके परिवहन में आदि प्रमुख केंद्र बिंदु है। यहां आपको वायु परिवहन के वायु मार्गों का अभिसरण दिखेगा, यानी यहां से आते हैं तो मार्ग आपस में मिलते हैं या यहां से निकलते हैं। ये दुनिया के प्रमुख केंद्र है और दक्षिणी गोलार्धों में ये सिर्फ आपको 10 से 35 डिग्री के बीच में ही देखने को मिलेंगे। कौन से गोलार्धों में? दक्षिणी गोलार्धों में। ये एक हमारा पॉइंट था, कौन सा? वायु परिवहन का। क्या क्या बातें थी लिख दी हमने। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं जिसका नाम है पाइपलाइन। और पाइपलाइन कौन से परिवहन के अंतर्गत आता है? स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। और किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? सामान्य रूप से आपने जल के लिए देखा होगा, परंतु गैसें, पेट्रोलियम और तरल पदार्थों के परिवहन के लिए, इसके साथ जल लिख सकते हैं, अत्यधिक उपयोग में लाया जाता है। परंतु आपको न्यूजीलैंड में या अर्जेंटीना में दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों की जो फैक्ट्रियों से है, वहां भी पाइपलाइनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पाइपलाइन आपकी परिवहन लागत को न्यूनतम करता है। एक बार तो आपको इसको बनाने में खर्च अधिक आता है, परंतु बाद में इसका खर्च इतना नहीं होता, क्योंकि अब आप रोज गैसों का परिवहन जो है सिलेंडर के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से करते हैं। अगर आपके घर तक पाइपलाइन है तो आपका ये रोज का ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है बचत है। परंतु शुरू में, यानी इसमें आरंभिक लागत अधिक है, आरंभिक लागत अधिक है इसमें, परंतु बाद में इसका खर्चा जो है वो कम है और इसका रखरखाव का खर्चा अत्यधिक आता है। रखरखाव या मरम्मत का खर्चा वैसे इसका अत्यधिक है। दुनिया की सबसे प्रमुख पाइपलाइन है बिग इंच। बिग इंच पाइपलाइन एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है और ये मैक्सिको की खाड़ी के, मैक्सिको गल्फ के तेल के कुओं को पूर्वी यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। बिग इंच एक ऐसी पाइपलाइन है। और अगर आप यूएसए की बात करें, यूएसए अपने कुल पदार्थों के परिवहन का 17% पाइपलाइनों से ही करता है। और बिग इंच पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी के तेल के कुओं को उत्तरी यूएसए से जो है वो जोड़ती है। इसी के अलावा एक नई प्रस्तावित पाइपलाइन है तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों एक तेल पाइपलाइन को जो है वो बिछा रहे हैं, जो शायद तक दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन जो है वो होगी। अच्छा, ये तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी परिवहन करेगी। तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी परिवहन करेगी। तो ये हमारा एक बिंदु था पाइपलाइन। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रमुख पाइपलाइन है? बिग इंच और तापी, दो पाइपलाइन हमारे सिलेबस में लिखी है, दोनों में हमने बात की। भारत में HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है उसको बात करेंगे भारत के समय में। अंतिम बिंदु पे बात करते हैं संचार। जिस प्रकार व्यक्ति और वस्तुओं के स्थान पर मैंने बात की, जब आप शब्दों, तथ्यों, विचारों और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएं, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संचार या कम्युनिकेशन कहलाती है। और जब से 1990 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, तब से दुनिया में संचार में क्रांति आ गई है। सामान्य रूप से संचार दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत संचार और एक जन संचार। व्यक्तिगत संचार किसी को मेल, किसी को पत्र, किसी को मैसेज या कॉल करना इसमें आता है, परंतु अखबार, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज, टीवी चैनल, ये सभी जनसंचार का माध्यम होते हैं।
तो ये सब उसमें आते हैं। तो व्यक्तिगत और जन संचार दो प्रकार का संचार होता है। हमारे सिलेबस में इसमें दो प्रकार का संचार जो लिखा है वो एक तो लिखा है उपग्रह संचार, एक तो हम इस पे बात करेंगे और एक बात करेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट पर, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से चलता है। उपग्रह संचार ने संचार में काफी क्रांति लाई। एक सैटेलाइट हमारे यहां से बाहर छोड़ा जाता है जो कि कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है, जो कि सामान्य तौर पर आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, भूतल्लिक और सूर्यतुल्लिक। इन सबकी एक अलग कक्षा है, वो उस प्रकार का है। दुनिया में प्रमुख प्रकार के उपग्रहों में अमेरिका, भारत, रूस और चीन जैसे देश जो है वो उपग्रह संचार में अत्यधिक आगे है। इनके अपने स्पेस सेंटर भी है। बात करते हैं तो 1970 के आसपास यूएसए व रूस ने उपग्रह संचार में अत्यधिक शोध किए। तो वर्तमान में ये लगभग 100 से अधिक देशों के लोग जो है वो इसे यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एरिया में 500 किलोमीटर का संचार कर रहे हैं तो आप सिर्फ उतने ही लागत में उपग्रह के द्वारा उसे 5000 किलोमीटर के संचार में बदल सकते हैं। तो काफी लंबे एरिया में ये सुविधा जो है वो देता है। उपग्रह विकास में भारत ने आर्यभट्ट को सबसे पहले 19 अप्रैल 1979 को जो है वो इसे छोड़ा। इसके बाद में भास्कर को छोड़ा 1979 में ही। फिर हमने 1980 में रोहिणी का प्रक्षेपण किया। रोहिणी नामक उपग्रह बाहर छोड़ा 1980 में। उसके बाद में 1981 में हमने एप्पल छोड़ा, एप्पल फर्स्ट 1981 में, लगभग शायद 18 जून ही है। हाँ 18 जून है। 18 जून 1981 को हमने एप्पल का प्रक्षेपण किया। पेपर में कई बार आ जाता है कि भारत के कोई 4 उपग्रह के नाम लिखिए, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल फर्स्ट। एप्पल फर्स्ट का पूरा नाम जो है वो है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा हमने इनसेट 1B और भास्कर चैलेंज 1 और इनसेट 1B दूरदर्शन और रेडियो के लिए प्रक्षेपित किए। दूरदर्शन और रेडियो के लिए हमने इसे प्रक्षेपण किया। इसके बाद में दूसरा है साइबर स्पेस इंटरनेट। 1995 तक जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ तो 1995 में सिर्फ 5 करोड़ लोग, और वर्तमान में लगभग 100 करोड़ लोगों से अधिक को सुविधा देता है इंटरनेट। 100 करोड़ तो आप सिर्फ भारत में मान लीजिए, ये उससे कहीं अधिक है। दुनिया का लगभग हर देश जो है वो इसका उपयोग करता है वर्तमान में। और 1995 तक 60% इंटरनेट सिर्फ यूएसए के पास ही था, परंतु वर्तमान में हर देश जो है वो इंटरनेट का प्रयोग जो है वो करता है। ई शिक्षा के लिए, संचार के लिए, व्यक्तिगत बातचीत के लिए, पढ़ने के लिए, सुरक्षा के अंदर, सेवा के अंदर, लगभग हर चीज आजकल इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो ये संचार पाइपलाइन और एक छोटा सा बिंदु जो था हमारा वायु परिवहन, ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी मानव भूगोल की पुस्तक जो है वो कंप्लीट होती है। सभी जने एक बार पुणे से एक एक पार्ट को जो है वो यहां से रिवाइज कर लेंगे। चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।